ओके, सो हमने प्रोड्यूस कर लिया, हमने खर्चों के हिसाब लगा लिए, राइट। सबसे पहले हमने पढ़ा प्रोडक्शन। क्या पढ़ा प्रोडक्शन में? कि भाई जो भी हम अपने गुड्स और सर्विसेज बनाते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का इस्तेमाल करके, वो क्या होता है? प्रोडक्शन। फिर हमने कहा कि उस प्रोडक्शन को करने में क्या लगता है? प्रोडक्शन को करने में क्या लगेगा? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। उनको खरीदने के लिए क्या लगेगा? खर्चा, कॉस्ट, राइट। सो उसके बाद हमने पढ़ा क्या? कॉस्ट। तो जो खर्चा लगेगा, अलग अलग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, अलग अलग चीजों को, रॉ मटेरियल को खरीदने के लिए, ठीक है। सो एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट, वो सब पढ़ा हमने। और अब हम इसका लास्ट एस्पेक्ट पढ़ेंगे। वो लास्ट एस्पेक्ट क्या है? वो है रेवेन्यू। सो छोटा सा प्यारा सा चैप्टर है ये, रेवेन्यू, राइट। नोट से आपको दिख ही रहा होगा, बहुत छोटा सा चैप्टर है ये। ओके, सो रेवेन्यू होता क्या है? बताओ। जनरेटेड बाय सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एग्जाम्पल दे दो एक। जैसे मैंने 400 गुड्स की कॉस्ट प्राइस थी, वो मैंने 200 में बेचे, तो 200 जो है वो रेवेन्यू है। 400 की चीज आपने 200 में बेची? सपोज अगर लॉस हो गया तो 200 जो है वो रेवेन्यू है। क्या बोल रहे हो अर्पिता? सर मैं बताऊं? आप जब हम बताओ। किसी तान्या, को गुड अभी रुक जाओ, उत्कर्ष अभी तान्या बताएगी। सर तान्या जैसे बताओ। एक चॉकलेट का प्राइस है 10 रुपीज और उसकी मैंने 5 चॉकलेट्स बेची, तो जो 50 रुपीज होंगे वो रेवेन्यू होगा। रेवेन्यू होगा वो। अगर वो चॉकलेट 30 रुपए की बनी है, आपने 50 की बेची, तो रेवेन्यू 20 नहीं होगा ये? रेवेन्यू भी। नहीं 150, सॉरी सर, प्राइस मैंने 10 लिया है ना। हाँ, प्राइस 10 लिया, 5 चॉकलेट थी 50 रुपए हाँ की, 50। और मान लो 30 रुपए उनको बनाने का खर्चा आया था, तो ये जो 20 रुपए आया, ये होगा रेवेन्यू या नहीं? सर होगा। रेवेन्यू 50 होगा, 20 होगा? सर 50। फिर 20 क्या है भाई फिर? सर वो मैंने ना सपोज कर लिया था कि 2 चॉकलेट्स हैं। अरे, मैं कह रहा हूँ, अरे यार एक चॉकलेट ले लो, ठीक है, चॉकलेट के पीछे पड़ गए हो। मैं कह रहा हूँ 10 रुपए की चॉकलेट है एक, अगर उसको बनाने में 8 रुपए का खर्चा आया, तो रेवेन्यू क्या है इसमें? ये 10 है, ये 8 तो कॉस्ट है, ठीक है ना। तो रेवेन्यू क्या है इसमें तान्या? 10 रुपए है, 2 रुपए है, क्या है रेवेन्यू? सर 2 रुपए। 2 रुपए, ये हो गया रेवेन्यू। और किसी को कोई एग्जांपल देना है? प्रॉफिट इक्वल्स टू रेवेन्यू। जब तुम किसी चीज की जो एक्चुअल कॉस्ट है और उसको कितना, मतलब जैसे एग्जाम्पल जो एग्जाम्पल देके, सादी सादी भाषा में बताओ हमें एकदम, ठीक है, सिंपल सी। जैसे ब्रेड का मार्केट प्राइस 50 है और उसे प्रोड्यूस बढ़िया, करने में 40 लगे, तो जो हमारा प्रॉफिट आया उसको रेवेन्यू कहते हैं। ठीक है। और किसी को कोई और एग्जांपल? चॉकलेट आ गई, ब्रेड आ गई, और कुछ? और कोई एग्जांपल देना है किसी को? फीस या सैलरी। नहीं, मैं तो शादी कुछ और लेकर आई है शायद, आवाज नहीं आ रही बट अच्छे से। फीस या सैलरी। फीस अच्छा, या सैलरी। तो वैसे मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये गलत बताया आप लोगों ने जो भी बताया है, ठीक है। सो अगर हम इस एग्जांपल की बात करें चॉकलेट वाले में, सो चॉकलेट वाले में दिस इज द रेवेन्यू, राइट, दिस इज द प्रॉफिट। इधर ये होगा रेवेन्यू, ये कॉस्ट, और ये प्रॉफिट। सो तान्या ने जो पहले बोला था 50 रुपए, वो बिल्कुल ठीक था, बट असली गेम तो होती है जब कंफ्यूज ना होना हो। सो उस एग्जाम्पल के अंदर 50 रुपए ही रेवेन्यू था, राइट। 30 रुपीज कॉस्ट थी, और 20 रुपीज जो आया था वो था प्रॉफिट। ओके, सो रेवेन्यू का मतलब होता है जो भी अमाउंट आपको गुड्स और सर्विसेज को बेचकर मिला, राइट, दैट इज रेवेन्यू। अब कॉस्ट से कंपेयर करने के बाद पता लगेगा प्रॉफिट कमाया या फिर लॉस हुआ। अगर 50 रुपए की चीज 70 में मतलब 70 रुपए में जो चीज बनी थी वो 50 रुपए में बेच दी, तो रेवेन्यू कितना है? 50 रुपए। कॉस्ट कितनी है? 70 रुपए। और आया क्या? -20 का लॉस। तो ये गलती कभी नहीं करनी हमको। ओके, सो ये बात ध्यान रखनी है
कि भाई रेवेन्यू का मतलब, तान्या ठीक है, समझ आ गया? उत्कर्ष? सर रिवेन्यू का मतलब तो हर जगह सेम ही रहेगा ना, चाहे अकाउंट्स हो हाँ, चाहे रेवेन्यू का इकोनॉमिक्स मतलब हो। हमेशा हर जगह सेम रहेगा। रेवेन्यू का तो उसके मतलब अंदर कि तो भाई, हाँ बोलो। अकाउंट्स के अंदर तो हमने ये भी पढ़ा था, ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इधर मनी रिसीव्ड और नॉट। ट्रांस अमाउंट ऑफ, अरे वो तो अकाउंट्स बनाते हुए हम कंसेप्ट लगाते हैं ना अपना, एक्रूअल वगैरह वाला, उसकी बात हो रही है। मतलब तो यही रहता है ना, हम उसमें क्या बोलते हैं, वी विल कंसिडर इट एज अ रेवेन्यू, इट इज नॉट वेदर इट इज और नॉट, है ना? सो हम उसकी बात कर रहे होते हैं, वो तो हम उसको कंसिडर कर लेते हैं इन आवर बुक्स। सो रेवेन्यू जो होगा, रेवेन्यू इज अमाउंट ऑफ गुड्स, नहीं अमाउंट ऑफ मनी, amount of money received on sale of goods and services। क्लियर है भैया इतनी बात? मेरे वाले एग्जांपल में क्या आती रेवेन्यू, मतलब मैंने कहा था 400 के गुड्स हमने 200 में बेचे हैं, तो क्या तो होगा? 200 रुपीज जो पैसा आ रहा है ना, राइट, दैट इज रेवेन्यू। क्या तुमने, बट तुम्हारा लॉजिक सही नहीं था, तुम्हें भी पता है, तुम वो 200 रुपए के डिफरेंस को बोल रहे थे, राइट? सो हाँ, सो अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है। और इसके लिए एक अच्छा वर्ड हो सकता है क्या, रिसिप्ट ऑफ मनी, टोटल रिसिप्ट ऑफ मनी, मतलब जो भी पैसा आपके पास आ रहा है दैट इज रेवेन्यू। जो भी गुड्स और सर्विसेज को बेचकर आता है वो रेवेन्यू है, चाहे वो अभी हाथों हाथ आए, चाहे वो थोड़े टाइम बाद आ जाए, बट सर जो भी अभी गुड्स और सर्विस। हाँ तो शाली बोलो। सर अभी उत्कर्ष ने बोला था दैट हम्म, प्रॉफिट कैन बी कंसिडर्ड एज रेवेन्यू बट लॉस नहीं नहीं, भी। उत्कर्ष ने ऐसा कब बोला? अभी बोला तो। बोला था मैंने स्टार्टिंग में, आपने गलत प्रूफ कर दिया ना उसका, जब मैंने ब्रेड का प्रॉफिट, एग्जांपल दिया था। हाँ प्रॉफिट इज नेवर इक्वल टू रेवेन्यू। हाँ बोलो तो शाली, मतलब अगर कॉस्ट इक्वल हो जाएगी, कॉस्ट अगर तुम ये देखो ना, अगर 50 रुपए की चीज 0 रुपए की बनी है तो ठीक है भाई, 50 रुपए रेवेन्यू है और 50 रुपए प्रॉफिट है। बट ऐसा कभी नहीं होता ना कि कोई चीज 0 रुपीज की बने, है ना? सो फिक्स कॉस्ट तो होगी कम से कम कोई। अगर किसी की कोई चीज लेके तुम बेच दो तो, मतलब किसी की बिना कोई उसे चीज पैसे लेकर दिए। बेच दी हाँ, तो तुम, पर्सनल एसेट, पर्सनल एसेट हाँ नहीं तो बेचकर। वो तो बिजनेस की बात ही नहीं हुई ना फिर। पर्सनल एसेट मतलब हाँ वो भी रेवेन्यू होता है, अगर तुम अपने घर बेच दिया तुमने 1 करोड़ का, सो तो वो तो दैट इज उसमें तो रेवेन्यू। उसमें तो तो उसमें तो उसके कोई अंदर दैट हमने इज, खरीदा भी तो था। अरे नहीं, हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि उसका ये जो 1 करोड़ रुपीज आया दैट इज रेवेन्यू, राइट? और उसके ऊपर अगर मान लो तुमने वो 50 लाख का खरीदा था, राइट, सो दैट इज द कॉस्ट, और जो रिमेनिंग 50 लाख है ये क्या हो गया, प्रॉफिट। नहीं, जो अभी जीरो वाला एग्जांपल था जिसके अंदर रिवेन्यू जीरो तो और कोई प्रॉफिट कॉस्ट इक्वल हो ही हो। नहीं सकती ना कभी, फिक्स कॉस्ट तो हमेशा होती है ना, अभी पिछले चैप्टर में तो पढ़ा हमने, कॉस्ट कैन नेवर बी जीरो, देयर इज ऑलवेज सम फिक्स कॉस्ट, राइट? सर अगर जैसे कोई भी हम लोग इमेजिनरी सिचुएशन ले ले कि हमारे को किसी ने कुछ प्रोवाइड किया था तुमने और वो हमने फिर वो बिजनेस नहीं हुआ ना, वो तो तुमने किसी की कोई सामान था वो तुमने आगे बेच दे दिया किसी को, उसमें ना दैट तो इज ना नॉट तो रेवेन्यू। कॉस्ट लगा ना कुछ। वो तो कोई बिजनेस डीलिंग ही नहीं हुई ना। वो तो तुमने अपने पापा से लेके अपनी मम्मी को कोई सामान दे दिया, उसमें थोड़ी ना रेवेन्यू होता है, उसके लिए मम्मी से पैसे ले लिए, एक तो दैट लॉस इज एंड, नॉट। हाँ, अगर चोर बाजार से ला रहे हैं तो उसमें ऐसे भी तो हो चोर सकता है। बाजार से ला रहे हैं तो तुमने कुछ पे भी किया होगा, तो वहां तो कॉस्ट लगी ना। अगर चोरी करके ला रहे हैं आगे चोरी करके ला रहे हो तो दैट इज द अंडरग्राउंड इकोनॉमी, उसको भी नहीं कंसिडर करते हम, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो तुम 12th में। सो सारी लीगल डीलिंग्स को हम कंसिडर करते हैं, ओके? सो हियर वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट लीगल डीलिंग्स, ठीक है? सो जो भी गुड्स और सर्विसेज आपने बेचे, उसके लिए जो भी आपके पास आया, जो भी रिसिप्ट आई है, जो पैसा आया, दैट इज नोन एज द रेवेन्यू। सो यही होता है टोटल रेवेन्यू, यही होता है, दैट इज द टोटल रेवेन्यू। इसमें कॉस्ट की तरह डिफरेंस नहीं है, कॉस्ट अलग है और टोटल कॉस्ट अलग है, ठीक है? सो हियर इट इज टोटल रेवेन्यू, ओके। 10 चॉकलेट्स जो थी, ऐसा लगता है सेम ही चीज पढ़ा रहे हो बस बार बार। 10 चॉकलेट्स जो थी वो 120 रुपीज की थी, तो टोटल रेवेन्यू कितना हो गया? 1200। अरे मैं कह रहा हूँ 10 चॉकलेट 120 रुपए की थी, तो मतलब 10 चॉकलेट 120 रुपए की है, तो 120 हो गया ना टोटल रेवेन्यू, तान्या?
मैंने कहा 10 चॉकलेट्स 120 रुपए की हैं। हाँ सर ठीक है। सुनो तो सही ध्यान से। राइट, 10 चॉकलेट 120 रुपए की है तो टोटल रेवेन्यू 120 हो गया। तो मतलब एवरेजली एक चॉकलेट कितने रुपए की है? 12 एवरेजली एक चॉकलेट कितने रुपए की है? 12 तो ये 12 क्या हो गया? कॉस्ट। वाह, तो और क्या हुआ? ये भी रिवेन्यू ही तो हो गया। अरे भाई तुषाली, अच्छा 10 चॉकलेट 120 रुपए की है तो 120 रुपए तो टोटल रेवेन्यू है, और एक चॉकलेट 12 रुपए की है तो 12 रुपए कॉस्ट हो गई, 12 रुपए एवरेज रेवेन्यू है। एवरेज रेवेन्यू। ठीक है तुषाली? ओके तुषाली? ओके सर। ओके, सो एवरेज रेवेन्यू क्या होगा? डेफिनेशन क्या हो जाएगी एवरेज रेवेन्यू की? रेवेन्यू अर्न्ड बाय सेल ऑफ 1 यूनिट ऑफ द कमोडिटी। अदरक 20 रुपए की आधा किलो। अरे मतलब वो बेच रहा है, अगर डजन्स में कुछ बेच रहा होता तो मैं यहाँ वही एग्जांपल ले लेता। अब किलो में तो मुझे पता नहीं कितनी होती है हाफ केजी में अदरक। तो हाँ, तो एवरेज रेवेन्यू क्या हो गया? रेवेन्यू अर्न्ड बाय सेल ऑफ 1 यूनिट ऑफ द कमोडिटी, की एक यूनिट को बेचकर कितना रेवेन्यू कमाया। ओके ठीक है, अब 2 यूनिट्स या फिर इसी तरह ले लेते हैं। अच्छा एक और पता है बढ़िया चीज देखो एवरेज रेवेन्यू के बारे में, जादू देखो जादू यहाँ पे। सो दैट इज द नाइस थिंग। एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होगा? टोटल रिवेन्यू अपॉन द यूनिट। हाँ, टोटल रेवेन्यू राइट ऑन दिस, है ना? इसका मतलब हम ये कह सकते हैं एवरेज रेवेन्यू। अच्छा, और टोटल रेवेन्यू का क्या फॉर्मूला होगा? नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू एवरेज प्राइस पर यूनिट, प्राइस पर यूनिट, है ना? प्राइस पर यूनिट। तो टोटल रेवेन्यू को हम लिख सकते हैं प्राइस पर यूनिट इनटू क्वांटिटी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। क्वांटिटी। क्लियर है सबको इतना? अर्पिता, दान्या, विधि, रिया, अदिति, तुषाली, उत्कर्ष। यस, ये तो प्राइस ही हो गया। हाँ, सो इसका मतलब एवरेज रेवेन्यू इज ऑलवेज इक्वल्स टू प्राइस। उसने सही बोला था तुषाली ने, देखा जाए तो कि कॉस्ट 12 है। तो क्या? नहीं कॉस्ट नहीं, हम यहाँ पर कंज्यूमर के सॉरी सेलर के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं ना पूरे चैप्टर में। तो ऐसे तो हमेशा ही होता है, कुरकुरे का 10 रुपए का पैकेट किसी के लिए रेवेन्यू तो किसी के लिए खर्चा ही होगा। सो बट हाँ, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सेलर के पर्सपेक्टिव से, ठीक है? हम अब बिजनेस वाले लोग हैं यहाँ पे। ओके सो अच्छा, अब तुम खुद सोच के देखो, 10 चॉकलेट 120 रुपए की है तो एक चॉकलेट कितने की होगी? उतने की होगी जितना एक चॉकलेट का प्राइस है। मतलब इस तरह सोच के देखो ना, 10 चॉकलेट 120 रुपए की होंगी तो एक चॉकलेट कितने की होगी? उतने की होगी जितना एक चॉकलेट का प्राइस है। सो एक चॉकलेट कितने की होगी? दैट इज एवरेज रेवेन्यू। और एक चॉकलेट कितने की होगी? जितना उसका प्राइस है। सो दैट्स व्हाई एवरेज रेवेन्यू इज ऑलवेज इक्वल्स टू प्राइस, है ना? मस्त कंसेप्ट एकदम। सो ये पूरे चैप्टर में बहुत काम आएगा। एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू है ही कितना चैप्टर वैसे तो ये, बट ठीक है। ओके, अब 10 चॉकलेट 120 रुपए की हैं, 11 चॉकलेट 132 रुपए की हैं। सो मार्जिनल रेवेन्यू कितना हो गया यहाँ पे? 12। 12। राइट, सो इसके अंदर तो आई गेस सब कुछ बताने वाला रह ही नहीं गया होगा। टोटल, एवरेज और मार्जिनल तो ऐसे हो गए हैं हमारे लिए, अब हर क्लास में थोड़े टाइम में आ जाते हैं। ओके सो इसका क्या डेफिनेशन बन जाएगी? एडिशनल रेवेन्यू अर्नड हाँ राइट, रेवेन्यू अर्नड या एडिशनल, हाँ एडिशनल रेवेन्यू। बाय एन एडिशनल यूनिट भी तो लिख सकते हैं। हाँ पूरा लिखेंगे ना, एडिशन इन दी टोटल रेवेन्यू, एडिशन इन दी टोटल रेवेन्यू
earned by the फ्रॉम, अरे हाँ वो भी तो लिखोगे, फ्रॉम सेल ऑफ एन एडिशनल unit of commodity. कमोडिटी। अच्छा, अब यहाँ पर वो चीज ध्यान रखनी है, लास्ट क्लास में न्यूमेरिकल कराया था, तो याद है उस वाले न्यूमेरिकल में आउटपुट, हम कॉस्ट हमेशा किसके साथ देखते हैं, जो आउटपुट बेचा या जो आउटपुट बनाया, किसके रिलेशन में देखते हैं? बनाया। बनाया। और रेवेन्यू किसके पर्सपेक्टिव में देखेंगे हमेशा, जो बनाया या फिर जो बेचा? बेचा। जो बेचा, ठीक है ना। तो ये याद रखने, यहाँ पे यहाँ पर बात हो रही है सेल की, सेल। ऑलराइट, सो ये चीज ध्यान में रखनी है। तो ये तो हमने बात करी टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू की। ओके, अब एक चीज है, वो अभी आपको बहुत ब्रीफ में बता रहा हूं मैं, ठीक है, बाद में इसके बाद हमारा सप्लाई के बाद नेक्स्ट चैप्टर ही वही है, यूनिट और चैप्टर वो कुछ भी कह लो, वो एक ही यूनिट है, उसमें एक ही चैप्टर है। सो तब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, वो मार्केट फॉर्म्स। तो अभी के लिए आपको पता होना चाहिए, देखो दो तरह की मार्केट एग्जिस्ट करती हैं। एक समझना बहुत आसान है, जिसमें हम सब रहते हैं, जहां पर हम जनरली कहते हैं अगर प्राइस बढ़ाओगे तो लोग सामान कम खरीदेंगे या ज्यादा खरीदेंगे? कम। राइट, ये वाली मार्केट हमें समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम अपने आसपास देख रहे हैं। ऐसी मार्केट को बोलते हैं इम्परफेक्ट मार्केट। क्या बोलते हैं हम ऐसी मार्केट को? इम्परफेक्ट मार्केट। राइट, और जो दूसरी मार्केट होती है, जो सिर्फ किताबों में देखने को मिलती है, राइट, सो एक्चुअली में मतलब उसके आपको इतने कोई खास एग्जांपल, खास क्या मिलेंगे ही नहीं, राइट। वो एक होती है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, और एक होती है इम्परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, और एक कौन सी होती है? इम्परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। ओके, अब सुनो कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट कौन सी होती है। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट वो होती है जहां पर आपको अभी आप लोग अगर टॉफी खरीदने जाते हो, तो आपको जो टॉफी मिलती है बाजार में, आपको एक्लेयर्स भी मिलेगी, मेलेडी भी मिलेगी, कैंडी मैन भी मिलेगी, चॉकोलेट्स भी मिलेगी, सेंटोस नहीं मेंटोस मिलेगी, सेंटर फ्रेश भी मिलेगी, राइट। तो देयर आर सो मेनी टॉफीज एंड च्युइंगम्स दैट यू विल फाइंड इन द मार्केट। अगर आप बेवरेज लेने जाओगे तो आपको रियल भी मिलेगा, ट्रॉपिकाना भी मिलेगा, पेप्सी, कोका कोला, बहुत सारी चीजें मिलेंगी। बिस्किट्स लेने जाओगे बहुत सारे मिलेंगे, टूथब्रश लेने जाओगे बहुत मिलेंगे, पेन लेने जाओगे बहुत सारी कंपनी के मिलेंगे, साबुन लेने जाओगे बहुत सारी कंपनी के मिलेंगे, राइट। सो इसका मतलब आपको मार्केट में अलग अलग तरह के प्रोडक्ट मिलते हैं फॉर द सेम काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट। मतलब एक हम कहते हैं ना कि जेनेरिक प्रोडक्ट तो सेम ही है, साबुन तो साबुन ही है, बट बहुत अलग अलग तरह की और अलग अलग ब्रांड की साबुन आपको मार्केट में मिल जाएगी, यस और नो। सो इसको हम बोलते हैं हेट्रोजेनस। यहां पर आपको कैसे मिलते हैं? हेट्रोजेनस प्रोडक्ट्स एंड, मतलब गुड्स एंड हेट्रोजेनस प्रोडक्ट्स लिख देते हैं सिंपली। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट पता है कौन सी होती है? अब आपको यहीं से पता लग जाएगा, ये सिर्फ काल्पनिक बातें हैं। यहां पर पेन तो मिलता है, पेन बेचने वाले 5-6 लोग भी हैं, बट सारे लोग सेम पेन बेचते हैं, जिसके अंदर सेम ही तरह की रिफिल डलती है, जिसमें सेम ही इंक डलती है, जिसका डिजाइन भी सेम है, क्वालिटी भी सेम है, जो लिखते भी सेम ही है, राइट। यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक बेचने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत लिटरली बहुत ही ज्यादा लोग। सारे के सारे जो कोल्ड ड्रिंक बेचते हैं, वो कलर सेम है, पैकेजिंग सेम है, क्वांटिटी सेम है, क्वालिटी सेम है, प्योरिटी सेम है, सब कुछ सेम है। ब्रांड भी, ब्रांड तो कुछ रहा ही नहीं ना, मतलब नाम अलग कर दो, चाहे नाम अलग कर सकते हो, ठीक है, बट सब कुछ वैसे नाम भी सेम होता है इसमें, अगर थियोरेटिकली देखें तो, राइट। सर ये तो मतलब इमेजिनरी थोड़ी ना, ये तो होता भी तो अगर कहाँ हम होता है? मैं तो आज तक ढूंढ रहा हूँ एग्जाम्पल इसका।
यहाँ ऑल्सो शो बाजार मार्केट पे। फर्नीचर मार्केट में अगर अरे हम जाते हैं तो वहाँ कैसे पर वुड फर्नीचर, वुड अगर हम देखें तो हमारे को बहुत सारी शॉप्स पे वैसे ही सेम वुड क्वालिटी सेम, सेम प्राइस सब मिल जाएगा। सब कुछ सेम नहीं होगा, सब कुछ सेम हो ही नहीं सकता हमारी मार्केट में। सर सब सब पे होने की पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन मेजोरिटी के पास हो सकती है जो हम ढूंढ सब रहे हैं। कुछ सेम कैसे होगा? अरे अगर वो अपना फर्नीचर बना रहा है, पहली बात तो ये बताओ, आप फर्नीचर की बात कर रहे हो जो खुद फर्नीचर बना रहा है उसकी ना। वुड शॉप्स जो होती हैं जहाँ पे हमारे को वुड हाँ, मिलती है फर्नीचर के लिए। वुड भी तो किसी ब्रांड की होती है, सर अब जैसे मंडे वुड भी तो मार्केट है, ब्रांड की होती है। हाँ भाई, वुड भी ब्रांड की होती है, वो भी वुड भी किसी ब्रांड की है, वो तो हमें नहीं पता ना। हमें नहीं पता होता कि अगर हम यहाँ पर आपने बोला तो कि ब्रांड तो कुछ भी हो सकती है, मतलब ब्रांड तो यहाँ पे कोई मैंने वो बट ही नहीं बोला है। ना कि एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। एग्जैक्टली कब सेम होता है प्रोडक्ट? आपको क्या पता वो वुड जो बाहर से देखने में बिल्कुल सेम है वो अंदर से बिल्कुल सेम है या नहीं? सर अगर ये वो तो देख सर हाँ फर्नीचर बोलो। जो बनाएगा उसको तो इस चीज का आइडिया होगा ही ना कि अंदर बाहर अरे कैसा है। आइडिया, मैं आपको अभी बोल दूं कि भाई अपने आपके आगे दो लैपटॉप्स रख दूं बैक साइड से, राइट? दोनों एप्पल है, मैं कह दूं कि ये दोनों मैकबुक प्रो हैं, मैंने तो बोल दिया, मैं सर इस पता साइड से लग देख जाता रहा है, हूँ। मैकबुक प्रो पता लग जाता है नहीं, साइज के मैक हिसाब से। 13 इंचेस नहीं पता लगता। साइज से तो पता लग जाएगा। 13 इंच कह तो रहा हूँ, मैकबुक प्रो और मैकबुक एयर रख हम दिया लोग लीव बैक कर साइड देते से। क्लास, हम लोग लीव कर देते क्लास। तो नहीं तो अगर हम बैक साइड से रख देंगे, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड, उनको नहीं पता लगेगा कि ये कौन सा है, राइट? सो आप रिलाई नहीं कर रहे, अगर आप क्वालिटी चेक कर सकते हो तो बोलो। सो होमोजीनियस प्रोडक्ट का एग्जांपल मैंने 11th करी है, तब से आज तक मैं नहीं ढूंढ पाया, राइट, कि होमोजीनियस प्रोडक्ट का एक एग्जांपल मिल जाए। एक एग्जांपल सर है वैसे, बट दैट इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। हाँ उत्कर्ष। मंडे मार्केट में आलू सबके पास होते हैं। आलू सबके पास होते हैं, हाउ कैन यू चेक दैट वो बिल्कुल सेम तरह के हैं? नहीं कर सकते आलू ना, तो आलू अलग है, सर सब फार्म। देख शेप एक रहे अलग मिनट, होती है। वेट वेट वेट, इवन एक स्टॉल शेप पे अलग 4 होती है, लो आलू। एक मिनट, शेप अलग होती है, लो तुषाली ने अरे बोल तो दिया। बंदा कोई कोई आलू लेके बैठ जाए तो एक छोड़ ना सो बेचता है, वो तो इतने सारे अलग अलग बेचता है। फार्म पर हो गए होंगे, राइट, उसके अंदर अलग फर्टिलाइजर्स डले होंगे, आते तो सारे राइट। एक ही मंडी से हैं, आते तो सारे एक ही मंडी से फिर हैं। वही, अरे मंडी में तो खेत से आए हैं ना। अरे यार, राइट। सो होमोजीनियस प्रोडक्ट का नहीं मिलेगा, इस पे इतना टाइम मत वेस्ट करो यार अब, राइट। सो दैट इज, मैंने पहले, हाँ बोलो अर्पिता, आप भी बोलो। जैसे हम कोक ले रहे हैं तो हम्म 20 लोग कोक बेच रहे हैं, कोक क्या, तो कोक। एक एक मिनट, कोक है, आगे क्या बोला आपने? तो अगर 20 लोग सेम चीज बेच रहे हैं तो वहां पे तो ले सकते हैं। मैं कह तो रहा हूँ अभी कोक के साथ पेप्सी भी तो है, मैं वही तो कह रहा हूँ, ऐसी मार्केट जहां पर पेप्सी हो ही ना, हाँ तो दैट हो टेक्स भी माय तो टाइम सकती है टिल। ना। अब फिर हम वहां पर जाते हैं हिली एरियाज में, वहां पर आप किसी भी शॉप पे जाके अब आप खाना लोग तो सब टाइम पे वेस्ट मैगी ही कर रहे हो, मिलती है। आपको भी पता है, बट एनीवेज, सो व्हाट आई हैव टोल्ड यू कि भाई एग्जिस्ट ही नहीं करता दूसरा प्रोडक्ट, देयर इज नो आइडेंटिटी ऑफ अ डिफरेंट प्रोडक्ट एट ऑल in this whole world there exists just one beverage, that is a beverage X, होगा ऐसा? there exists a one package food, that is the product Y, होगा ऐसा? मैं ये नहीं कह रहा कि आपको एक्सेसिबल है या नहीं, आप हिली एरिया पे हो तो आपको नहीं मिल रहा ना, इसका मतलब ये थोड़ी ना वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती। आप अगर आज तक चाइना नहीं गए, इसका मतलब ये थोड़ी ना चाइना एग्जिस्ट नहीं करता। आपको हिली एरिया पर कोई एक प्रोडक्ट नहीं मिल रहा, इसका मतलब क्या है कि वो प्रोडक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता। आई एम टेलिंग यू दैट इन अ मार्केट, if you are going to purchase a beverage, you will just find one beverage from the different sellers, and that one beverage will be exactly same, matlab you are getting my point, I am saying exactly same, quantity, quality, packaging, taste, purity, labeling, ingredients, expiry date, manufacturing date, everything has to be same. So कोई और एग्जांपल? तो अर्पिता आपको आपकी बात का आंसर मिल गया होगा, कोका कोला वाला प्रोडक्ट तो बिल्कुल इसका एग्जांपल हो ही नहीं सकता, राइट? इवन कोक और पेप्सी के टेस्ट तक में फर्क होता है। ओके सो हाँ बोलो तुषारी। सर वैसे होमोजीनियस प्रोडक्ट की जब हम बात कर रहे हैं, हम यूनिवर्सली ले रहे हैं या फिर हम किसी एक एरिया का पर्टिकुलरली ले रहे हैं? दैट डिपेंड्स अपॉन योर एरिया ऑफ स्टडी, ठीक है। सो अगर हम बात करें तो कम से कम आप एक कंट्री तो लोगे, राइट? कंट्री से छोटा तो नहीं ले सकते आप कुछ। ओके सो और कोई, अदिति, रिया, तान्या, विधि, कोई डाउट आप लोगों को भी इसमें?
सर ओके डिपेंड करता है। तो अगर हाँ अर्पिता, आपकी आवाज क्लियर नहीं आई थी, फिर से बोलो। कह रही हूँ जैसे आपने बोला कि एरिया पे डिपेंड करता है कि हमारा यूनिवर्स कितना है, तो उसके एरिया हिसाब हमारी स्टडी पे डिपेंड करता है कि हम क्या एरिया ले रहे हैं। लाइक व्हेन वी आर स्टडिंग समथिंग, सो हम मार्केट को क्या ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं कोई रिसर्च कर रहा हूँ, सो मैं कितना एरिया कवर कर रहा हूँ, सो दैट वुड बी माय मार्केट। कि इफ इट्स न्यू दिल्ली, इफ इट्स इंडिया, if it's Rani Bagh, if it's Rohini Sector 3, so that depends upon my area of research कि मैं कितना बड़ा फील्ड स्टडी करने वाला हूँ। बट जब हम एक पूरी मार्केट की बात कर रहे हैं कि भाई परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, तो इसका मतलब हम एक बहुत बड़े एरिया की बात कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि कोई चीज अगर दिल्ली में नहीं है और मुंबई में है, वो तो हम फिर ले आएंगे ना। वहां पर तो कोई ऐसी बात ही नहीं हुई, फिर तो वो हिली रीजन वाला जो तुषाली कह रही थी वो वाली चीज हो जाएगी, राइट। सो हम एटलीस्ट विल टॉक अबाउट अ कंट्री, कि एक इतना बड़ा एरिया है कि एक पूरी कंट्री है, राइट। ओके, सो इसमें प्रोडक्ट्स होमोजीनियस होते हैं, और यहाँ पर सामान खरीदने और बेचने वाले ना बहुत ही ज्यादा होते हैं। ये इसका सबसे मेन पॉइंट है। वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड होमोजेनियस सेलर्स, प्रोडक्ट्स में मतलब परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में सामान खरीदने और बेचने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग सामान बेच रहे हैं, सब माना सब एक जैसा बेच रहे हैं वो हमने लिख दिया, बट बेचने वाले बहुत सारे हैं। अब यहां पर आता है इसका सबसे बड़ा कैच, राइट। सो अगर उत्कर्ष आप, मैं, अर्पिता आप और विधि आप, हम सब सेम सामान बेच रहे हैं, हम पेन बेच रहे हैं जो बिल्कुल सेम है, मतलब कलर डिजाइन बताया ना, सब कुछ सेम है, और उत्कर्ष वो पेन 10 रुपए का बेच रहा है, मैं 12 रुपए का बेच रहा हूँ, अर्पिता 14 रुपए का बेच रही है, और विधि 16 रुपए का बेच रही है। तो आप लोगों में से कोई भी उत्कर्ष के अलावा किसी और से पेन खरीदेगा? क्यों? नो सर। क्यों? सर नहीं जो सर, कंज्यूमर होता है वो प्रेफर करता है कि उसे वो सारी क्वालिटीज लोएस्ट प्राइस में मिले। हाँ, जब एग्जैक्टली सेम प्रोडक्ट है, होमोजीनियस प्रोडक्ट है, तो क्यों हम बाकियों से सामान खरीदेंगे, है ना। तो इस केस में होगा क्या, उत्कर्ष तो प्रॉफिट पे प्रॉफिट कमाता रहेगा, मैं, अर्पिता और विधि बैठे रह जाएंगे, और अल्टीमेटली हमें बिजनेस छोड़ के जाना पड़ जाएगा, है ना। सो ये तो गलत है। तो ऐसे में क्या होता है, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में जो इंडस्ट्री के सारे लोग हैं, मतलब इस केस में मान लो पेन वाली जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री क्या होता है, ग्रुप ऑफ फर्म्स डूइंग सेम काइंड ऑफ बिजनेस। ठीक है, 4 कंपनियां गाड़ी बेच रही हैं, तो वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का पार्ट है, राइट। सो अब हम लोग भी एक इंडस्ट्री का पार्ट है, तो हम लोग मिलकर एक प्राइस डिसाइड करेंगे, हम लोग मिलकर एक प्राइस डिसाइड करेंगे। इसका मतलब प्राइस डिसाइड करने वाली कोई एक फर्म है या पूरी इंडस्ट्री है? इंडस्ट्री, राइट। और जो भी प्राइस डिसाइड होगा, उसी प्राइस पर मैं, उत्कर्ष, अर्पिता और विधि उस सामान को बेचेंगे, जिससे कि लॉन्ग रन में हर कोई कमाए, और ऐसा ना हो सिर्फ एक ही इंसान कमाए। तो मतलब मेरे को चाहे 100 यूनिट बेचनी है या 1000 यूनिट, उत्कर्ष को चाहे 2 यूनिट बेचनी है या 20 यूनिट, अर्पिता को चाहे लाख यूनिट बेचनी है, और विधि को चाहे करोड़ यूनिट बेचनी है, बट प्राइस वही रहेगा जो पूरी इंडस्ट्री ने मिलके डिसाइड किया है। तो इंडस्ट्री इज अ प्राइस मेकर एंड फर्म इज अ प्राइस टेकर। फॉलोअर भी तो सर बिल्कुल। अब एक चीज पूछना था, जैसे आपने एक मिनट, बताया एक मिनट तुषाली, एक मिनट, राइट। इंडस्ट्री इज अ प्राइस मेकर, फर्म इज अ प्राइस टेकर। इसका मतलब मैंने क्या बोला, अ फर्म कैन इंक्रीज और डिक्रीज द आउटपुट। यहां पर इस चैप्टर में मैं जब भी आउटपुट बोल रहा हूं, उसका मतलब क्या है, आउटपुट सोल्ड। ठीक है, फर्म कैन इंक्रीज और डिक्रीज द आउटपुट ओनली एट द सेम प्राइस। प्राइस चेंज नहीं होगा इस मार्केट में, चाहे कोई भी सामान बेचे। अगर 4 फर्म्स हैं, ऑल्दो मैंने बोला वेरी लार्ज नंबर होता है, ये मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूं कि 4 फर्म्स हैं, या फिर लेट से 4 करोड़ फर्म्स हैं जो पेन बेच रही हैं।
4 करोड़ फर्म्स में जो भी फर्म है वो उसी प्राइस पर पेन बेचेगी जो पूरी इंडस्ट्री ने मिलकर डिसाइड करा है, जिससे कि किसी को भी कोई अनड्यू एडवांटेज ना हो, राइट। तो इसका मतलब चाहे 1 यूनिट बेचो, चाहे 10 बेचो, चाहे लाख बेचो या करोड़ बेचो, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्राइस सेम रहेगा हमेशा। ऑलरेडी इतनी बात समझ में आई। उत्कर्ष, तुषाली, आपके क्वेश्चन पे आता हूं मैं अभी। उत्कर्ष, तुषाली, अर्पिता, विधि, अदिति, रिया। प्रॉब्लम फर्म इज हो अ प्राइस फॉलोअर नहीं बोल सकते? नहीं, वो बोलने का तरीका यही है, फर्म इज अ प्राइस टेकर ही बोलते हैं। मतलब वो क्वेश्चन, मतलब ये इसी तरह बनाया गया है एग्जैक्टली। ये 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है सिर्फ इस पे कमेंट करने के लिए, पढ़ेंगे मार्केट फॉर्म्स में। सर अगर पूरी हाँ। फर्म मिलके मतलब नेगोशिएट करके प्राइस चेंज तो कर सकते हैं ना वैसे? इंडस्ट्री कर सकती है, सारी फर्म्स मिलके, वो तो इंडस्ट्री हो गई ना, राइट। हाँ हाँ, सारी। इंडस्ट्री चेंज कर ले, आप नहीं चेंज कर सकते खुद से, राइट। एक फर्म नहीं चेंज करेगी, पूरी इंडस्ट्री चेंज करेगी। ओके। सर इस केस में अदर फैक्टर्स जो होते हैं उनका क्या होता है? अदर फैक्टर्स एज इन फैक्टर्स कौन से? जैसे मैं अपनी शॉप के बाहर टीवी लगा दूं और वहां पे कुछ चला लगा दूं दो, तो कोई लोग नहीं। हाँ, मूवी लगा दो, वहां मैच लगा दो, वो तो लोगों की मर्जी है ना, लोगों को थोड़ी ना कोई रोक सकता है। भाई आप, उत्कर्ष, आप, मैं, अर्पिता, विधि, हम सेम प्राइस पे चीजें बेच रहे हैं। अब भाई तुषाली को अगर सामान खरीदना ही तुमसे आकर है, वो उसकी मर्जी है, ठीक है। अदिति को मेरे पास ही पेन खरीदने आना है, वो अदिति की मर्जी है, हम उसमें थोड़ी ना कुछ कर सकते हैं, राइट। क्या पता तुम इतना साफ एनवायरनमेंट दे रहे हो, तुम वहां, मैं जहाँ पे दुकान खोल के बैठा हूँ वहां पे बताओ कीड़े चल रहे हैं, बताओ साथ में, ठीक है। सो वहां पे नहीं आएगा कोई। हाँ तुषाली, आप बोलो, क्या क्वेश्चन था आपका? सर मेरे को ये पूछना था, जब आपने बताया कि प्रोडक्ट सेम है और उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी, साइज वगैरह सब सब सेम, इक्वल है, हाँ। तो उसके अंदर फिर प्राइस भी डिफरेंट हम लोग कैसे कर सकते हैं? प्राइस भी तो फिर इक्वल ही होगा क्योंकि प्रोडक्शन प्राइस भी उतना ही हुआ वही होगा। तो बोला कि फर्म इज अ प्राइस टेकर, एक ही प्राइस पे बेचेंगे, यही तो बोला हमने। आपने पहले कहा था ना कि मतलब जो प्राइसेस हैं वो सबके अलग अलग है, तो नेगोशिएट मैं बता रहा था कि अलग होंगे तो उससे क्या नुकसान होगा, ध्यान से मतलब सुना नहीं लगता है इक्वल ही आपने। होते हैं। मैंने यही तो, आपने, लगता है तुषाली आपका ध्यान बिल्कुल था ही नहीं। मैं यही तो समझा रहा हूं कि अगर, एक मिनट रुकना, हाँ, अगर प्राइस अलग हुए तो हमसे कोई सामान खरीदेगा ही नहीं, सिर्फ सबसे कम वाले से खरीदेंगे। तो यही तो मैंने बताया कि अलग होते तो ऐसा होता, इसलिए अलग नहीं होते। अगर सेम प्रोडक्ट के 4 अलग लोग अलग प्राइस लेंगे तो सबसे कम वाले से ही खरीदेगा ना कस्टमर, तो है ना। सो दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू कि भाई नहीं होगा। बाकी सबको क्लियर है ना, ये बात सुना है ना सबने? यस सर। अर्पिता, तान्या, रिया, अदिति, उत्कर्ष, और किसी को तो ये डाउट नहीं है यस ना, राइट। सो नहीं तुषाली सर। इसको, हाँ, अच्छे से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो मैंने ये बोला था कि अगर एक इंसान 10 का, एक 12 का, एक 14 का और एक 16 का बेचेगा तो 12, 14 और 16 वाले से कोई सामान कभी खरीदेगा ही नहीं, राइट। एंड सर और अगर सिर्फ अब 10, एक मिनट तुषाली, एक मिनट, आप एक चीज क्लियर करो। तो इसलिए 10 वाला ही रह जाएगा सिर्फ मार्केट में, और इसी वजह से अलग अलग प्राइस नहीं होते इस मार्केट में, ये चारों मिलकर एक प्राइस डिसाइड करेंगे। लेट से वो 13 रुपए है। अब उस पे अर्पिता भी, उत्कर्ष भी, रजत भी और विधि भी सब इसी 13 रुपए पे अपना प्राइस, अपना प्रोडक्ट बेचेंगे। ओके, दैट इज द परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। हाँ बोलो। तो सर अब इस वाली मार्केट में जब सबके प्राइस इक्वल है, प्रोडक्ट सेम है, तो फिर तो कोई कंपटीशन और प्रॉफिट तो हम वो ही नहीं कर सकते कैलकुलेट कि किसका ज्यादा हो रहा है किसका कम। नहीं, क्यों नहीं कर सकते? अभी तो उत्कर्ष ने बोला, उसने अपनी दुकान पर टीवी लगाया हुआ है लोगों के लिए, उसके पास ज्यादा लोग आते हैं सामान खरीदने के लिए, उसके पास आते हैं तो मैच भी देखने को मिलता है थोड़ी देर आईपीएल का। मेरे पास, पर वो तो उसने मतलब प्रोडक्ट के उसके आप पर यूनिट प्रॉफिट अलग नहीं हो सकता, पर यूनिट प्रॉफिट सेम होगा, बट ओवरऑल प्रॉफिट तो ज्यादा और कम हो सकता है ना। उसके 10 यूनिट बिके, मेरे 20 यूनिट बिके, सर विधि अगर के मैं 30 लॉस में यूनिट बिके। बेचना शुरू करूँ तो? नहीं बेच सकते यार, वही तो बोला, ओनली एट द सेम प्राइस, आप नहीं बेच सकते, यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट। फिर वो सर ये इलीगल तो हो हमने अपनी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमने कोई तरीका यूज किया कि हमारी प्रोडक्शन बाकियों से ज्यादा हो, आप बट कुछ अगर भी हम कर लो, आप प्राइस नहीं चेंज कर सकते।
कुछ भी कर लो, आप प्राइस चेंज कर ही नहीं सकते, राइट। सो प्राइस यही रहेगा, आपको और कोई मना ही नहीं, आपको जो करना है करो। आपको 1,00,000 यूनिट बनाकर 90,000 यूनिट खराब करके पानी में बहानी है, पानी में बहा दो, राइट। बट जो 10,000 यूनिट है ना, वो बिकेंगी तो सारी सेम, हर फर्म सेम ही बेचेगी, ज्यादा या कम नहीं बेच सकते, ठीक है। आप मान लो आपके पास इतने बढ़िया टेक्नोलॉजी है कि आप 4 रुपए की बना लेते हो यूनिट, जो कि मैं 11 रुपए की बना पाता हूं। बट अगर 13 रुपए प्राइस इंडस्ट्री ने फिक्स करा है तो आप भी 13 पर ही बेचोगे और मैं भी 13 पर ही बेचूंगा, राइट। ओके, सो इसके अंदर जो सबसे मेन बात है वो ये है कि भाई प्राइस जो है वो हमेशा सेम रहेगा। सो ये जो लास्ट में लिखा है ये सबसे मेन पार्ट है इसका। तो फर्म कैन चेंज द आउटपुट बट ओनली एट द सेम प्राइस। ओके, अब इम्परफेक्ट कंपटीशन की बात करें, खरीदने और बेचने वाले तो यहाँ पर भी बहुत होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। अब यहाँ पर एक बहुत ही सिली सा डिफरेंस है, वहां वेरी लार्ज है और यहाँ सिर्फ लार्ज है, और ये यही है, ठीक है। सो वहां पे लिखा है वेरी लार्ज और यहाँ सही लिखा है, है ऐसा ओनली लार्ज, क्योंकि वहाँ पे यहाँ तो पर होमोजीनियस है, वहाँ पे हाँ, सब यहाँ पर इक्वल है। अब अपने आसपास आप देखो ना कि खरीदने और बेचने वाले बहुत लोग हैं, राइट। सो हमने सिंपली बोल दिया कि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, बट इट इज नॉट एज लार्ज जितने परफेक्टली कंपटीशन में, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में होंगे। तो इसलिए ये वेरी लार्ज और लार्ज बस इसलिए डिफरेंस करने के लिए लिखा हुआ है कि हम जिस मार्केट में रहते हैं वहां पर भी खरीदने और बेचने वाले तो बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं, बिस्किट खरीदने बेचने वाले, चिप्स खरीदने बेचने वाले, पेन खरीदने बेचने वाले, बट इतने लार्ज नहीं है जितने की परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में होते, ठीक है। तो यहां पर जो अब मेन पॉइंट है वो क्या है, फर्म इज अ प्राइस मेकर। सर इस चीज का कोई एग्जांपल हो सकता है? बिस्किट, टूथपेस्ट, पेन, ये राइट। वेरी लार्ज कस्टमर, जैसे ये वेरी लार्ज, होमोजीनियस। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव का कोई एग्जांपल नहीं है, इम्परफेक्टली का जितने भी अपने आसपास देख रहे हो वो सारे एग्जांपल हैं, ठीक है। कह रहे थे ना एक एग्जांपल है, पर वो थोड़ा वो सर, कॉम्प्लेक्स। हाँ, वो नहीं समझ आ पाएगा, लाइक आई वोंट इवन एबल टू एक्सप्लेन दैट, राइट। सो मतलब वो एक्सपोर्ट फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड है। सो पहले क्या होता था, जब 11th 12th मतलब 12th में ही होती थी ना माइक्रो और मैक्रो, सो तब मैं एक्सप्लेन कर देता था, बिकॉज 12th में एक फॉरेन एक्सचेंज का चैप्टर आता है और उसके बाद किसी तरह एक्सप्लेन करा जा सकता है, बट अभी नहीं करा जा सकता, उसके लिए और 2-3 टर्म समझानी पड़ेंगी पहले, ओके। यस सर। सो राइट, सो वो एक ही एग्जांपल मेरे को मिला था बहुत टाइम में जो मिलता जुलता था, इवन दैट ये अच्छा तुम तो कंफ्यूज ही हो जाओगे क्योंकि वो भी पूरी तरह परफेक्टली कॉम्पिटिटिव नहीं है, ओके। सो राइट, सो यहाँ पर फर्म प्राइस बनाती है और यहाँ पर हमें पता है फर्म कैन इंक्रीज द आउटपुट बाय lowering the prices। तो ये दो बातें थी एक्चुअली जो मेन समझाने वाली थी, बाकी तो मार्केट फॉर्म्स के चैप्टर में तब डिटेल में करना ही है कि भाई यहाँ पर प्राइस हमेशा सेम रहता है और इम्परफेक्ट मार्केट के अंदर आउटपुट के बढ़ने के साथ साथ प्राइस को कम करना पड़ता है। ऑलराइट, इतनी बात सबको समझ में आ गई। तो ये दो बातें हमको नहीं भूलनी है भाई, ठीक है, कि भाई परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में प्राइस रिमेन सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ द आउटपुट एंड इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर प्राइस विल बी लोअर्ड एज वी इंक्रीज द आउटपुट। ओके उत्कर्ष, तुशाली, विधि, अर्पिता, तान्या, अदिति, यस सर। ओके ठीक है। लास्ट टॉपिक हमारा आज का, चैप्टर खत्म? अरे नहीं नहीं, इतना भी नहीं, चैप्टर खत्म अगली क्लास में हो जाएगा, मतलब
प्रोडक्शन कॉस्ट रेवेन्यू का ना वो तरीका सेम सा है, पहले टाइप्स बताओ फिर रिलेशनशिप बताओ, राइट। सो अब किसके बीच में रिलेशन देखेंगे हम यहाँ पर, आपको पता ही होगा। TR, AR एंड MR, राइट। सो TR, AR एंड MR के बीच में रिलेशन देखेंगे। अब भाई क्योंकि दो तरह की मार्केट है तो रिलेशनशिप भी दो तरह, अब हाँ रिलेशनशिप भी दो तरह से देखा जाएगा। तो हम आज की क्लास में सिर्फ कौन से में देखेंगे, परफेक्ट कंपटीशन। हम सिर्फ और सिर्फ किस में देखेंगे आज, परफेक्ट कंपटीशन। तो अब भाई परफेक्ट कंपटीशन के अंदर मैंने तुमको क्या बताया, ये लाइन में बार बार पूछूंगा तुमसे, क्या बताया मैंने तुम्हें, मतलब बताते रहो मेरे को सिर्फ। firm is the price होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है। अरे वो नहीं, जो मेन लाइन है, output Homogeneous product. by the firm आउटपुट बढ़ेगा बट प्राइस हमेशा same रहेगा। सेम रहेगा, राइट। आउटपुट बढ़ेगा, प्राइस हमेशा सेम रहेगा। ये होगा टोटल रेवेन्यू। कॉस्ट वाले न्यूमेरिकल्स करें, Yes sir, मैंने कर लिया। उसकी मैं तुम्हें वो भी दे दूंगा क्रॉस वेरीफाई करने के लिए, आंसर की बना रहा था मैं। पता है बनने के बाद किस वजह से रह जाती है एक आधे दिन तक तो कोई चीज, ऑल्दो तुम्हारे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ होगा, वैसे सब कुछ तुम्हें टाइम पे मिला होगा। ये जो तुमने कहा था ना कि मत किया करो, वो उसी को करने के चक्कर में पीछे न्यूटन कॉलेज लगाना है, ऊपर ऊपर उसको सेट करना है। तो ये आप नहीं लगाते क्या नहीं है, मैं करवाता हूँ ये मैं, जिससे मैं ये सब टाइप वगैरह कराता हूँ ना, वो इंसान मुझसे सबसे ज्यादा खुश रहता है। क्यों? क्योंकि वो इसलिए खुश रहता है क्योंकि इतना सारा काम तो मैं खुद ही करके दे देता हूँ, बिकॉज मेरे को भरोसा नहीं होता किसी पे, ये इधर अलग कैसे चला गया, ऐसे कैसे हो गया। बस वो परेशान तब होता है जब मैं डायग्राम बनवाने लगता हूँ। अब देखो तुम लोगों को ये समझाना आसान है कि ये कांस्टेंट रहता है थोड़ा सा पार्ट, ठीक है ये वाला। अब सोचो उसको मैं कैसे समझाऊं फोन पे कि ये जो लाइन तुमने इधर से ऐसे ला रहे हो ना, ये यहां से लानी है। सो फोन पे समझाना ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। मैं कहता हूँ वो देखो थोड़ी सी चपटी हो रही है ना लाइन, छोटी सी चपटी उसके आगे वाले से। अगर एक कॉन्वर्सेशन तुमको वो सुना दी ना, कभी तुम भी कहोगे डायग्राम के पीछे क्या मेहनत है, कहते तो चपटी हो रही है ना सर। और वो एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं, वो चौड़ी वाली लाइन नीचे जो है, और वाई एक्सिस वो जो इधर लंबी वाली लाइन है, एल एल शेप जो बनवाते हो आप, सर कहते हो वो जो आप एल शेप बनवा रहे हो वही ना। सो राइट। तो सर हम जो डायग्राम बोलते हैं फिर उनको वो क्या बोलते होंगे? डायग्राम तो ठीक है, डायग्राम बनवाते टाइम जैसे मैं उनको बोलता हूँ ना कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तो सेम बना देना, कहते हैं अच्छा वो एल शेप वाला मतलब सेम रहेगा। जैसे कॉस्ट के अंदर मैंने उन्हें बोला कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ये सेम रहेगा पैटर्न, यहाँ पर जो और यहाँ पर जो लिखा है, कहते अच्छा वो एल शेप वाला सेम रहेगा, बाहर वाला और अंदर का अलग होएगा। पेमेंट डबल लेनी चाहिए आपसे। हाँ मैं परेशान तो मैं कर देता हूँ उस केस में तो, बट लिखने वाले में मैं काफी कुछ खुद ही लिख देता हूँ। सो अब अच्छा, अब आउटपुट सोल्ड जो है हम वो कह रहे हैं वो बढ़ता रहेगा, जीरो वाला बनाने की तो जरूरत ही नहीं है यहाँ पर कुछ, ऑल्दो सब जीरो पे सब कुछ मतलब अगर आउटपुट ये जीरो है तो प्राइस भी जीरो होगा, टीआर भी जीरो होगा, एवरेज और ये कुछ रहेंगे। 1 2 3 4, इसको प्राइस मान लेते हैं, ये कितना है 10 10 10 10। ओके टोटल रेवेन्यू कितना हो जाएगा भाई? 10 20 30 40 40 50 60, राइट। अच्छा एवरेज रेवेन्यू अब तुम खुद निकाल के देख लो, एक यूनिट 10 रुपए की है तो एवरेजली एक यूनिट कितने रुपए की है? 10। 2 यूनिट 20 रुपए की है तो एक 10 यूनिट कितने की है? 10 10 10। है ना। अब तुम फॉर्मूला लगा लो या प्राइस की इक्वल लिख दो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। एमआर, एमआर मतलब टोटल रेवेन्यू में कितना चेंज आया एक और यूनिट बेचने से? 10 10 10
वो तो यहाँ यहाँ पर पे वो तो हाँ वो यहाँ पर ये भी 10-10 है, वो इम्परफेक्ट में ऐसा नहीं होगा, बट हाँ यहाँ पर ये भी 10 है, राइट। सो देख रहे हो कितना अच्छा सा बन गया ये। और ओके, यहाँ पे प्राइस पे पर यूनिट नहीं आएगा? प्राइस तुम लिखना ना, नहीं वैसे नहीं लिखने की जरूरत, मत लिखना। पक्का? हाँ पक्का मत लिखना। एक्चुअली ना यहाँ पर चक्कर क्या है ना, ऊपर मैं खुद भी कोशिश करता हूँ कम से कम लिखवाऊं, क्योंकि वो बहुत क्लटर हो जाता है, मतलब कि भाई इतना सब कुछ कितना लिखे वहां पर। सो हाँ, यहाँ पर हमारा टी आर, ए आर, एम आर, या मैंने आपको बताया सिंपली रेवेन्यू भी लिख सकते हो। और यहाँ पर अब यहाँ पर आउटपुट सोल्ड लिख देना जरूर। ओके, तो बहुत ही इजी है इसको बनाना भी। अगर टीआर को आप ध्यान से देखो तो वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, और उसके बाद क्या वो इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा है, डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा है, या कांस्टेंट रेट पे बढ़ रहा है? कांस्टेंट रेट पे। तो ऐसा बना देंगे, दैट्स इट, बन गया टीआर, है ना भाई। एक स्ट्रेट लाइन बना दी, मतलब इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट। यस और नो? यस सर। ठीक है। अगर एआर की हम बात करें तो ध्यान से देखो, तो ये बात तो हमको पता है कि एआर और एमआर की जो लाइन है वो एक ही बनेगी, है ना। एक फिगर को आप ग्राफ पे एक से ज्यादा जगह तो नहीं दिखा सकते, ठीक है। सिंपली होता क्या है कि भाई अगर ये पॉइंट है, दूसरे का भी यही पॉइंट है, तो पॉइंट के ऊपर पॉइंट आ जाएगा। कहने का मतलब है एआर और एमआर की जो लाइन है वो बिल्कुल क्या बनेगी, सेम बनेगी, है ना विधि? हाँ सर। तान्या, रिया, अदिति, यस सर। अब मेरे को विधि बताएगी कि विधि एआर की जो लाइन है या एमआर की जो लाइन है वो कैसी बनेगी, और वो जैसी भी बनेगी वैसी क्यों बनेगी, राइट। मतलब आउटपुट बढ़ने के साथ साथ एआर और एमआर क्या बढ़ रहे हैं या सेम रह रहे हैं? सेम रह रहे तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगी। बिल्कुल सही, पैरेलल टू एक्स एक्सिस ये हमारी लाइन बन जाएगी। तो अब इस लाइन को हम कहेंगे क्या, एआर की कह लो लाइन इसको, या एमआर की कह लो, एक ही बात है, या फिर प्राइस लाइन कह लो। एआर कह लो, एमआर कह लो, या फिर प्राइस लाइन कह लो, एक ही बात है। ऑल राइट, किसी को भी इसमें कोई कंफ्यूजन? विधि, अर्पिता, तान्या, नहीं सर। उत्कर्ष, तुषाली, किसी को भी कोई कंफ्यूजन इसमें? नहीं, है ना। सो यही था रिलेशनशिप बिटवीन टी आर, ए आर एंड एम आर। इसके अंदर लिखने का भी मैं अभी उसमें से दिखाता हूँ आपको फाइल से। तो ए आर एंड एम आर मतलब क्या क्या होगा सिंपली कि हेयर per unit revenue earned by selling 1 unit of a commodity is always equal to the addition in the total revenue by sale of 1 more unit. ठीक है, so that's why AR and MR will always remain same irrespective of the level of output, and hence it will be a horizontal line parallel to x axis. And because change in the total revenue, that is MR, is always same, जो टोटल रेवेन्यू में चेंज आ रहा है वो हमेशा क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। इस वजह से टोटल रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग एट अ कौन सा रेट, कांस्टेंट रेट, and that's why total revenue curve starts from origin and positively slope straight line. Okay, so इसके अंदर काफी अच्छी वो मिलेंगी आपको। स्टार्टिंग में तो वही सब है, टोटल रेवेन्यू, चॉकलेट्स का एग्जांपल है यहाँ पे। और ये वाला जो बॉक्स है ना, ये एक बार पढ़ना, दिस इज अ इंटरेस्टिंग बॉक्स। ये जो रेड बॉक्स में लिखा हुआ है ना, तो ये पढ़ना, घर पे जरूर पढ़ना। किसी किसी स्कूल में कभी कराते हैं या नहीं कराते, बट एग्जाम में तो नहीं कराते, कराएंगे तो मैं बता दूंगा, बट ये है अच्छा।
सो देखो यहाँ पर भी मैंने सबसे पहले क्या चीज लिखी है, दोनों ही कंपटीशन के जब रिलेशनशिप स्टार्ट करा है ना मैंने, तो एक चीज मैंने स्टार्टिंग में लिखी है, ये a firm can sell more or less quantity of output only at a given price. ठीक है ना? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है ये। तो इसकी वजह से वो वही कह रहा है कि जो आपका MR है वो हमेशा AR के इक्वल होगा, दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन होंगे, टोटल रेवेन्यू डायरेक्ट प्रोपोर्शन में बढ़ता है आउटपुट के, जितना आउटपुट बढ़ता है उतना टोटल रेवेन्यू बढ़ता है, उसी परसेंटेज से। प्रोपोर्शन मतलब याद है ना, उसी सेम परसेंटेज से। और अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन हो जाता है स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन एज शोन इन दी फिगर 8.2। फर्स्ट फिगर कौन सी थी? अच्छा ठीक है, फ्लो चार्ट। अच्छा हो गया, परफेक्ट कंपटीशन में यही था। ठीक है, तो हाँ इसको रीड करना। आज की क्लास में इतना ही। बाय बाय। बाय विधि, अर्पिता, तान्या, आदिति, रिया, उत्कर्ष, चाली, बाय। सर सैटरडे को आप डिस्कशन और ये रिलेशनशिप बिटवीन टीआर और पहले तो यही होगा, डिस्कशन तो बाद में देखेंगे। सर एक काम करो ना, दोनों टेस्ट की डिस्कशन एक साथ रख लो। नहीं नहीं, अच्छा अभी मैं मीटिंग बंद कर रहा हूँ, बाय।